पहले नहीं बताना था तुमको। तो हम देखने वाले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दिया है? हाइटलर एंड लंडन, ठीक है। दो साइंटिस्ट इन लोगों ने डेवलप किया ऑन द बेसिस ऑफ वेव मैकेनिक्स, और इसको बाद में एक्सटेंड किया पॉलिंग और स्लेटर ने, ठीक है। इसके कुछ पोस्टुलेट है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पोस्टुलेट क्या है? पहला पोस्टुलेट क्या है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बन किसके कारण रहा है? जो दो हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल रहते हैं अलग अलग एटम के, जब एक दूसरे से क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक ऐसे आ जाते हैं, तो क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो कार्बन है, 4 इसके अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, sp3 कितने हैं? sp3, इसका नाम भी sp3 है, इसका sp3 है, इसका नाम भी sp3 है, sp3। अब मेन बात ये sp3 बना कैसे? हमने तो बस sp d और f ऑर्बिटल पढ़े थे, ये तो नए प्रकार का ऑर्बिटल है। कल बताया था ना sp3 कैसे बनता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है? 6। कैसा होगा? 1s2 2s2 2p2 2p2, ठीक है। यानी s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और p में कितने होंगे? दो ही लिखा है ना यहाँ पे, दो, तो सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे? 2। तो कार्बन क्या करता है? ये s और p ऑर्बिटल को क्या कर देता है? ज्वाइन कर देता है, ठीक है। पहले p 3 थे और s कितना था? सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये 1 और ये 3 तीनों ज्वाइन हो गए तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 4। कितने बनेंगे? पहले ये p 3 था और s कितना था? 1। जब ये कंबाइन हो गए तो कितने बनेंगे? अब 4, ठीक है। और चारों इक्वल एनर्जी के होंगे। कैसी एनर्जी होंगी? सबकी इक्वल, इसलिए सबका नाम क्या रख दिया है? sp3 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 sp3, ठीक है। जो कि चारों की एनर्जी इक्वल होगी है। पहले इसकी एनर्जी कम थी, इसकी कैसी थी? ज़्यादा। तो पहले हमने s में 2 भर दिए थे और p में कितने भरे थे? 1 और 1। अब चारों की एनर्जी 1 है तो अब पहले वाले में हम 2 भर सकते हैं क्या? सब में कैसा भरना पड़ेगा? 1 1 1, यानी इसमें 1 इसमें 1 इसमें 1 और, ठीक है। अब कितने बन गए? कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड वैलेंस शेल है? 4, और चारों इसमें 4 क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आया? इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ये तुम 9th 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा, अभी आगे लॉन्ग फॉर्म। तो ऐसे 4 प्रकार के क्या बने हैं? sp3 ऑर्बिटल, ठीक है, जो कि कैसे हैं? डम्बल शेप के, ठीक है। और चारों केस में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ और सिर्फ 1 में, 1 है, 1 है, 1 है, ठीक है। तो जब ये वैलेंस ऑर्बिटल, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? अनपेयर्ड है, ठीक है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। कैसे ऑर्बिटल्स है? हाफ फील्ड। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2, लेकिन इसके अंदर कितना है? 1, यानी ऑर्बिटल कैसा है? हाफ फील्ड है। कैसा है? हाफ फील्ड। तो जब ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल से क्या होगा? ओवरलैप। जैसे यहाँ पे जो हाफ फील्ड है वो हाइड्रोजन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल से क्या होगा? ओवरलैप। तो ये क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाएगा? समझ में आया? ये पहला रूल है। समझ में आया सबको? पहला रूल, ठीक है। किसी को sp3 नहीं पता होगा इसलिए मैंने बता दिया, ऐसे कल भी पढ़ाया था, ठीक है। अब देखो आगे और एक चीज मिटाना नहीं चाहिए था, फिर से बता। अब दूसरा क्या बोल रहा है? देखो कार्बन का ही एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। तुमको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और दोनों की स्पिन एक जैसी रहती है क्या? दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं क्या? एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक, ठीक है। वैसे यहाँ पे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स थे। कैसे थे? जब बॉन्डिंग हुई तो एक बचे, एक एक ही रहेंगे क्या? कितने हो जाएंगे? कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या बोल रहा है दूसरा रूल कि जब ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, ठीक है, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन्स सपोज चारों में क्लॉकवाइज घूम रहे थे, तो जब बॉन्डिंग होंगी और दूसरा ऑर्बिटल आएगा तो जो दूसरा ऑर्बिटल है उसका स्पिन इसके स्पिन से कैसा रहेगा? अपोजिट। सपोज ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो कैसा घूमेगा? एंटी क्लॉक। समझ में? ऐसा तो दूसरा ऐसा उल्टा, ठीक है। ये ऐसा तो दूसरा ऐसा उल्टा,
ये ऐसा है तो दूसरा ऐसा उल्टा, ये ऐसा है तो दूसरा ऐसा क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉक। समझ में? दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी रहेगी? अपोजिट स्पिन रहेगी। समझ में आया सबको? समझ में आया? ये भी। सेकंड पोस्टुलेट समझा? ये यहाँ लिख लो, एक कैसा रहेगा, एक अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो दूसरा कैसा घूमेगा? क्लॉकवाइज। यानी दोनों की जो स्पिन रहेगी, स्पिन कैसी रहेगी? अपोजिट रहेगी। भले ही वो अलग अलग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन से, लेकिन स्पिन कैसी रहेगी दोनों की? अपोजिट। देखो वहाँ लिखा है द इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन रहनी चाहिए वो कैसी रहनी चाहिए? अपोजिट रहनी चाहिए, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, वरना बनेगा क्या? समझ में आया? समझ में आया सबको यहाँ तक? सेकंड पोस्टुलेट समझा? अब थर्ड पोस्टुलेट देखो। हाँ, अब देखो क्या बोल रहा है, ये जो अपोजिट स्पिन होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। दोनों अपने अपने अपोजिट स्पिन होने के कारण एक में की स्पिन को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। क्या करते हैं? कैंसिल और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल। देखो यहाँ पर ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन द हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप एंड द अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज कब होगा? एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट घूम रहे, एक में को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। समझ में आया? और आगे देखो, और एक बात बताइए कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होंगी? डिक्रीज। डेंसिटी डिक्रीज होंगी नहीं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? कम होगा। द न्यूक्लियर रिपल्शन एंड एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, न्यूक्लियर के बीच के दो न्यूक्लियस के बीच में ही तो बॉन्ड बन रहा है, दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दो एटम के दो क्या होंगे? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो बॉन्डेड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स ही क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज के कारण दोनों एक में से क्या थे? जुड़े थे। अब निगेटिव चार्ज ही क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है ना, बोला ना। देखो, द इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज न्यूक्लियर, सॉरी उल्टा, ठीक है। द इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर बढ़ गई, बीच में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? बढ़ गए, तो न्यूक्लियर के बीच में जो अलग अलग एटम के बीच में जो रिपल्शन है, अलग अलग एटम के न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन क्या होगा? कम होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, बीच में निगेटिव दोनों के रिपल्शन को क्या कर देगा? कम कर देगा, ठीक है। और इसीलिए एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी जब दो ऑर्बिटल क्या होंगे? ओवरलैप होंगे। तो समझ में आए? समझ में आए वाला पॉइंट सबको? एक बार फिर से बताओ, एक बार फिर से बताओ, एग्जाम्पल देके समझा, ठीक है। जैसे फिर से कार्बन और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दूंगी। कार्बन इसका अपना न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और ये ऑर्बिटल है उसका, इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन यहाँ पे एक रहेगा, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका भी अपना क्या रहेगा? एक न्यूक्लियस। क्योंकि ये कार्बन का भी न्यूक्लियस है और हाइड्रोजन का भी क्या है? न्यूक्लियस। दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो हमको पता है सेम चार्ज एक में को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जो कि ये जो सेम चार्ज है वो एक में को रिपेल करेंगे, लेकिन बीच में इनके क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। निगेटिव चार्ज के कारण क्या करेगा? ये वाला न्यूक्लियस इसके निगेटिव चार्ज को पकड़ना चाहेगा और ये वाला न्यूक्लियस इसके निगेटिव चार्ज को, जिसके कारण रिपल्शन वाला फोर्स क्या होगा? कम होगा, और अट्रैक्शन वाला कैसा होगा? ज़्यादा, ठीक है। और जिसके कारण ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या होंगे? ओवरलैप, और एनर्जी क्या होगी? रिलीज। समझ में आया सबको? ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग पोर्शन होगा उतना ज्यादा बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। देखो, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। और आगे एक बोल रहा है कि कंप्लीटली कोई भी दो ऑर्बिटल कंप्लीटली ओवरलैप होंगे क्या? नहीं, ठीक है, कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होंगे ड्यू टू इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन। कोई भी दो ऑर्बिटल एक दूसरे से कंप्लीटली ओवरलैप होंगे क्या? नहीं, क्योंकि उनके न्यूक्लियस एक में को क्या करते रहेंगे? रिपेल करते रहेंगे, जिसके कारण ऑर्बिटल पूरी तरीके से एक में को ओवरलैप होगा क्या? ठीक है।
और अगर ज़्यादा ओवरलैप हो गया तो बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। समझ में आया? जितना ज़्यादा ओवरलैप हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर कार्बन और हाइड्रोजन का ही एग्जांपल दूंगी मैं, ये ठीक है, यहाँ कार्बन का न्यूक्लियस रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। ठीक है, कभी भी ये पूरा जो भी ऑर्बिटल्स है, एस ऑर्बिटल जो यहाँ पे दिख रहा है, वो पूरी तरीके से यहाँ पे ऐसा ओवरलैप होगा क्या, नहीं, क्योंकि इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन। ठीक है, जबकि अगर फॉर एग्जांपल इतना पोर्शन अगर ही ओवरलैप हुआ तो बॉन्ड थोड़ा कैसा रहेगा, वीक। पोर्शन इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा ओवरलैप हुआ तो बॉन्ड कैसा रहेगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, ऐसा बोलो। पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं होगा, लेकिन ओवरलैप अगर ज़्यादा हुआ तो बॉन्ड कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। समझ में आया? तो ये वाला रूल समझ में आया सबको? ठीक है, अब देखो आगे वाली बात बता रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है देखो, जैसे कार्बन को ही देख लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर कोई एटम है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक से कैसे है, ज़्यादा है, तो वो उतने बॉन्ड क्या कर सकता है, बना सकता है। सही बात बोल रहा है। एक अनपेयर है तो एक के साथ ओवरलैप करके कितना बॉन्ड बनेगा, एक। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दो ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप होकर कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2। 3 अगर अनपेयर्ड है तो 3 ऑर्बिटल एक के साथ ओवरलैप होकर कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3। वही बात बोला है देखो, इफ एटम पजेस मोर देन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट कैन फॉर्म मोर देन 1 बॉन्ड। एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक से ज़्यादा क्या बनाएगा, बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल NH3 में N ने कितने बॉन्ड बनाया था, 3। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, आयनिक बनेंगे क्या। ठीक है, तो आगे बोल रहा है, इसी से हमको क्या पता चलता है कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड रहेंगे उतने नंबर ऑफ क्या रहेंगे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, और उतने ही नंबर ऑफ क्या रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी जैसे कि मैंने बोल दिया कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे, यानी कितने हाफ ऑर्बिटल होंगे, हाफ फील्ड। समझ में, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जितने होते हैं उतने ही क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उतने ही क्या होते हैं, बॉन्ड। समझ में आया सबको ये वाला पॉइंट? इतनी इजी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाँ, अब देखो और एक चीज क्या बोल रहा है, फिर से एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ तो तुमको समझेगा, वरना फिर समझेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये कार्बन है, यहाँ है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। ठीक है, एकदम नजदीक जाएगा तो दोनों न्यूक्लियस एक में को क्या करेंगे, रिपेल। थोड़ा बहुत ज्यादा दूर रहेगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा क्या, एक सफिशिएंट एक डिस्टेंस होगा जिसपे बॉन्ड भी स्ट्रांग रहेगा और न्यूक्लियस के बीच का रिपल्सन भी ज्यादा होगा क्या। ठीक है, तो एक ऐसा डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच में एक ऐसा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, जिसके कारण ये जो न्यूक्लियस के बीच का जो रिपल्शन है वो क्या रहता है, ज़्यादा बढ़ता है क्या, बैलेंस रहता है। ऐसे डिस्टेंस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। द डिस्टेंस एट विच अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बैलेंस ईच अदर। अट्रैक्टिव फोर्स, अब यहाँ अट्रैक्टिव की क्या बात है, रिपल्सिव तो न्यूक्लियस वाली बात है, अट्रैक्टिव क्या है, अट्रैक्टिव है इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, ठीक है, इस कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस वो किसको खींचेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। यानी यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स भी है और न्यूक्लियस के बीच में क्या है, रिपल्सिव फोर्स भी है। तो एक ऐसा डिस्टेंस होगा जो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में, जिसमें ये अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों कैसे रहेंगे, बैलेंस। दोनों कैसे रहेंगे, बैलेंस। ना ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा और ना ज़्यादा रिपल्सिव, दोनों कैसे रहेंगे, सेम। ऐसे डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर बॉन्डेड एटम। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया सबको। और आगे और एक बात बताया है कि इस डिस्टेंस पे जो एनर्जी होंगी बॉन्डेड एटम की वो कैसी होगी, कम होगी, जबकि स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका रीज़न भी आगे वाले एक है कि क्यों ऐसा होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों और एनर्जी कम क्यों, ये बात पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आया तुमको, समझ में आया यहाँ तक।
बोर हो गए? बोर हुए क्या? ऐसा मुझे लग रहा है तुम्हारे चेहरे देख के। हाँ, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, पहले ही बोल दिया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने उतने बॉन्ड बनाएगा। आगे बोल रहा है अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहे, ठीक है, तो बॉन्ड बनाएंगे क्या? जैसे यहीं पे देख लो, थोड़ा ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है। नाइट्रोजन में जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, उसमें लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 कैसे हैं? पेयर्ड है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए थे क्या? वो जैसे कि जब बॉन्डिंग के समय 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए थे क्या? वो लोन पेयर जैसे के वैसे ही थे कि नहीं? कल पढ़ा था ना स्ट्रक्चर, 2 लोन पेयर जैसे के वैसे ही थे। यानी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में लोन पेयर का कोई काम है क्या? जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहते वो कोवेलेंट बॉन्ड में उनका कोई काम रहता है क्या? नहीं, वो बॉन्ड बनाते नहीं है। वो बोल रहे हैं देखो, इलेक्ट्रॉन्स विच आर पेयर्ड इन द वैलेंस शेल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। कभी बॉन्ड बनाएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी पेयर्ड है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, तो तुम बोलोगे कार्बन में भी तो पेयर था एस वाले में, फिर उसने कैसे बनाया? ठीक है, कार्बन अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा ना हमने। देखो 2 एटम के कंपैरिजन करके मैं ये पॉइंट तुमको समझाती हूँ कि तुमको आगे डाउट ना रहे, समझ में? क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है जो तुम्हारे काम की है, ठीक है। नाइट्रोजन और कार्बन दोनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p, ठीक है। कार्बन 1s2 2s2, ठीक है। इसका एस्पिरेट एस में कितने हैं? 2, और पी में कितने हैं? 1 2, ठीक है। क्या करता है ये लोन पेयर जैसे का वैसे रख देता है, बस sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो तीनों को क्या कर देगा? मिला देगा, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 1 2 3, ठीक है। 3 अनपेयर्ड है तो सिर्फ 3 इन्वॉल्व होंगे, ये लोन पेयर इन्वॉल्व होगा क्या? ठीक है। कार्बन में देखो क्या होता है, इसमें 2 है, इसमें कितने हैं? और 1, ठीक है। फिर से मिक्स होगा, कितने बनेंगे? 4। इस केस में क्या हो रहा है, एक ऑर्बिटल खाली दिख रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो इसमें चला जा रहा है और पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जा रहे हैं? यही पॉइंट यहाँ पे लिख के दिया। क्या बोला है कि ऐसा कोई एटम जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कभी पार्टिसिपेट करेंगे क्या बॉन्ड फॉर्म में? नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कोई, सपोज देखो ये नाइट्रोजन, इसमें पेयर्ड एटम है, इसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट किया क्या? नहीं किया। लेकिन कार्बन में भी 2s में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे पहले, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें p ऑर्बिटल पूरी की तरफ तीनों के तीनों कैसे थे? हाफ फिल्ड थे, लेकिन इसमें पूरे हाफ फिल्ड थे क्या? सिर्फ और सिर्फ कितने थे? 2 हाफ फिल्ड थे। वही बोला है देखो, एक ऐसा एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हो तो वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, लेकिन एक ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो? पेयर्ड हो, लेकिन उसका एक ऑर्बिटल कैसा होगा? अगर खाली होगा तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के उस ये जो खाली ऑर्बिटल है उसमें जाके वो क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड हो जाएगा, और उसके बाद वो भी क्या बना सकता है? कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया ये पॉइंट? सबको क्लियर है पॉइंट? पूछूं क्या बोला है ये पॉइंट में? किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट पे? देखो अब मैं ये पढ़ के बताती हूँ तुमको, इसलिए ये 2 एग्जाम्पल लिए कि तुमको समझे, ठीक है। नाइट्रोजन में क्या था? ये शेल पेयर्ड थी, ठीक है। कार्बन में भी ये शेल कैसी थी? पेयर्ड। लेकिन जब अपन दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे, NH3 वाला, इसमें ये जो लोन पेयर है वो बॉन्ड बनाती है क्या? बनाती है क्या? ये बॉन्ड बना रही है क्या? जैसे का वैसा। जबकि कार्बन में ये जो 2 पेयर है, पेयर होने के बावजूद ये क्या बना रहे हैं? चारों के चारों क्या बना रहे हैं? बॉन्ड, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ वो हम पढ़ने वाले हैं। ये लाइन बता रही है कि अगर कोई एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो? पेयर्ड हो, ठीक है, तो वो बॉन्ड बनाएंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर कोई एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है लेकिन कोई ऑर्बिटल कैसा है? पूरी की पूरी तरह खाली है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसा बोल रहा है क्या? पूरी की पूरी की तरह कैसा है? खाली है। तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक जोड़ी कहाँ जाएगी? खाली वाले ऑर्बिटल में, और पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? अनपेयर्ड। इसके केस में ऐसा होने वाला था क्या?
इसमें कोई खाली ऑर्बिटल था क्या? इसलिए अनपेयर्ड होने का कोई चांसेस था क्या? नहीं। तो जिसमें खाली ऑर्बिटल नहीं है उसके लोन पेयर कभी बॉन्ड बनाएंगे क्या? नहीं। लेकिन जिसमें खाली ऑर्बिटल है तो इसके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बाद में क्या हो जाएंगे? अनपेयर्ड हो जाएंगे और वो क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आया? देखो ये लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स विच आर पेयर्ड इन वैलेंस शेल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे ये पेयर्ड है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है क्या? नहीं। हाउएवर इन एटम इफ देयर इज वन और मोर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट, अगर एटम के अंदर एक और एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट हो? वैकेंट ऑर्बिटल। इसके अंदर वैकेंट प्रेजेंट है क्या? इसलिए इसने बॉन्ड बनाया क्या? इसके अंदर वैकेंट क्या है? प्रेजेंट है। तो क्या होगा? देन दिस इलेक्ट्रॉन कैन अनपेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अनपेयर। देखो हो गया, चार हो गया अलग अलग, पहले दो था और दो अनपेयर्ड थे, अभी पूरे चारों क्या हो गए? अनपेयर्ड। एंड पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करेंगे? ठीक है। एंड वैकेंट ऑर्बिटल डिफर स्लाइटली फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, समझ में आया सबको ये पॉइंट? हाँ, और एक बात यहाँ पे बताया, देखो हमने ऑर्बिटल के शेप पढ़े थे कि नहीं? एस ऑर्बिटल का शेप कैसा रहता है? पी ऑर्बिटल का और डी ऑर्बिटल का कभी डंबल शेप रहता है, डबल डंबल रहता है कदों। ठीक है, ठीक है, तो उसका भी डंबल शेप रहता है। तो क्या बोल रहे हैं देखो, और उसके भी अपने अपने डायरेक्शन रहते हैं एक्स के थ्रू, तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड पढ़ा था ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ठीक है, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये सब उनके डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन के ऊपर है। अभी यहाँ पे तुमको सिर्फ एस और पी की बात है, ठीक है, और आगे भी समझा है। एस तो स्पेरिकल है, उसको ओवरलैप होना है, वो किसी भी डायरेक्शन से ओवरलैप हो सकता है। लेकिन पी स्पेरिकल है क्या? डंबल शेप है, और ओरिएंटेशन उसका पी तीन टाइप के होते हैं, एक्स एक्सिस के थ्रू रहा तो पी एक्स, वाई एक्सिस के थ्रू रहा तो पी वाई, और जेड एक्सिस के थ्रू रहा तो, ठीक है, यानी उनकी डायरेक्शन कैसी है? फिक्स है। ओरिएंटेशन कैसा है? फिक्स। यानी जब पी ऑर्बिटल का ओवरलैप होना रहेगा तो ओरिएंटेशन में फर्क आएगा। वो बात बताइए देखो कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एस ऑर्बिटल विच इज स्फेरिकल कैन ओवरलैप इन एनी डायरेक्शन। गोल है तो किसी भी डायरेक्शन में क्या हो सकता है? ओवरलैप हो सकता है। लेकिन पी ऑर्बिटल ओवरलैप ओनली इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? पी एक्स है तो एक्स में, वाई जेड सिर्फ इसी डायरेक्शन में ओवरलैप होगा, और किसी डायरेक्शन में ओवरलैप होगा क्या? नहीं। ठीक है, वैसे ही डी और एफ के लिए भी वही होगा। ठीक है, जैसे देखो अभी एग्जांपल देके समझाती हूँ तुमको, तो तुमको समझेगा, वरना फिर तुम पागल हो जाओगे। ठीक है, जैसे ये कार्बन है, हाइड्रोजन स्पेरिकल है, किसी भी वो एक्स वाई जेड एक्सिस देखेगा क्या? कहीं से भी क्या हो जाएगा? वो ओवरलैप हो जाएगा। अब समझो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच। ठीक है, ठीक है, समझो ये पी एक्स है, क्या है? ठीक है, तो ये जो पी एक्स है, दूसरा कार्बन भी पी एक्स, पी वाई, पी जेड होगा। ठीक है, सपोज ये पी वाई है। ठीक है, तो ये जो पी ऑर्बिटल है या तो एक्स के थ्रू ओवरलैप हो सकता है, वाई के थ्रू हो सकता है, और जेड के थ्रू। ऐसा होगा क्या? एक्स और वाई के बीच में ओवरलैप होगा क्या? वाई और एक्स के बीच में ओवरलैप होगा क्या? बीच में ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, या तो एक्स के थ्रू होगा या तो वाई के थ्रू ओवरलैप होगा। जबकि इसमें कोई है क्या? ये कहीं से भी क्या हो सकता है? ओवरलैप हो सकता है, क्योंकि ये कैसा है? स्फेरिकल। समझ में आया? तो इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसा रहता है? डायरेक्शनल इन नेचर। कोवेलेंट बॉन्ड का क्या रहता है? डायरेक्शन रहता है। समझ में आया सबको? यहाँ तक, यहीं तक पढ़ाऊँ? दिमाग में घुस गया सबको हर एक पॉइंट? अच्छे पॉइंट्स हैं, याद रखना है तुम लोगों को, आगे तुम्हारे काम का है। ठीक है, आगे वाली बात बताओ क्या? हमारे दिमाग में नहीं घुसेगा, बोलो ना सीधा, गधे कहीं के।